मानिकपुर नाम के गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे। बुढ़िया के पास उसकी एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने उसे ही पाला पोसा था। उसी का नाम चंपा था। चंपा बहुत ही चंचल लड़की थी। अपनी इस आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया उस चंपा से बोली, बिटिया रानी, मैं हाथ पैर में उबटन मलने राजमहल जा रही हूँ। तब तक तू खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। रानीवास का काम ठहरा, उसमें ना जाने कितनी देर लग जाएगी। बुढ़िया को वहाँ उबटन मलते, रानी को नहलाते श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहाँ से काम निपटाकर वे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। वह सोच रही थी कि घर जल्दी पहुँचे तो खिचड़ी खाएंगे, और घर आकर उसने देखा कि चंपा का कहीं पता नहीं है। वह सोची शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर ले आई और दरवाजा बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मार कर बोली, तुझसे तो कोई काम नहीं होता, दिन भर खेलने के ही पड़ी रहती है। लड़की के जात है, कुछ ठीक से सीखेगी नहीं तो पराई घर में तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरे जैसे लड़की से तो कोई भूत भी विवाह नहीं करेगा। बुढ़िया के मुंह से यह शब्द निकलते ही अचानक किसी ने दरवाजे खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं भूत हूँ। बुढ़िया तो पहले डर गई, फिर भी लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा है, और अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो कोई उपाय तो करना ही होगा जिससे यह काबू में आ जाए। वह हिम्मत करके बोली, तो यहाँ किस लिए आया है? तो भूत बोला, तेरी पोती से शादी करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वे बहुत चालाक थी। वे कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। वे बोला, अच्छा अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर छेद में से एक बोतल का मुंह वहां लगा दिया। भूत जैसे ही मक्खी बनकर बोतल में घुसा, बुढ़िया ने तुरंत बोतल का ढक्कन लगाकर उसे कसकर बंद कर दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुदामस की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक न सुनी। वह उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर एक पेड़ के कोटर में रख आई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक बार एक धोबी उसी पेड़ के रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे ही उसे कोई पुकार रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसी पेड़ के पास सी आवाज आती सुनाई दी। वह पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा कि क्या इससे बोतल से आवाज आ रही है। अभी सोच रहा था कि बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया इस बोतल में मैं भूत बन पड़ा हूँ, कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा।
भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंक उठा, इसके बाद भी हिम्मत करके बोला, ना बाबा ना, तुम भूत ठहरा। बोतल से निकलकर अगर तुम मुझे ही चिपट गया तो मैं क्या करूँगा? जिसने तुम्हें बंद किया है वह कोई तेरा ही गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु ना कहो, होने वाली सास कहो। भूतों की भला सास होती है? वह जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लोगे तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है। इसके पश्चात भूत ने धोबी को सारा किस्सा सुनाया। धोबी को भूत पर बड़ी हंसी आई। वे बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। धोबी को वहां से जाता देख भूत फिर से खुशामद करने लगा, भैया तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकालो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस उपकार को अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब तुम उस राजकुमार के ऊपर पानी छोड़ दोगे तो मैं उसे छोड़ूंगा। बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम दे देंगे। धोबी को यह बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोला और भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद धोबी सीधा गुड़िया के घर पहुंचा। उस अपने बारे में बात कर उसने बुढ़िया के पोती को अपने बेटे से शादी पक्की कर दी। एक दिन वह कुछ खरीदने बाजार गया तो वहां उसने ढिढोरा पीटते सुना। राजा के बेटा बीमार है। वे रह रह कर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। राजवैद्य उसका इलाज करके हार गए हैं। जो अच्छा करेगा उसे 10 गांव की जागीर दी जाएगी। तो वे भी समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार पर चढ़ गया है। वे राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी उसने ली। वे झूठ मूठ के भूत उतारने का ढोंग करने लगा और मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वादे के अनुसार राजकुमार को छोड़कर चला गया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने धोबी को इनाम के रूप में 10 गांव की जागीर दी। उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी करा दी और वे सुखी से रहने लगे। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो वह धोबी से बहुत चिढ़ गया। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा परेशान हुआ। वे भूत से बोला, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भूत ने बोला, मैंने तेरे साथ नेकी की और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है, यह ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटे। वे आए। इधर भूत धोबी के बेटे को जब जब गर्दन दबाता था वे रह रह कर चिल्लाता था। ढोलक और नगाड़े की तेज आवाज सुनकर भूत ने धोबी से पूछा, यह हल्ला गुल्ला कैसा है? धोबी ने कहा, मैं क्या जानूं। कुछ भूत बोला, जरा देख तो आओ कि क्या बात है। धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तो मैं कहता हूँ, मैं तो देख कर आता हूँ। धोबी ने लौटकर बताया कि बुढ़िया की फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है
और साथ ही उसके पास एक बहुत बड़ी बोतल है जिसमें भूत को कैद करेगी। भूत ने जब यह बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया। इस प्रकार धोबी को अपने बुद्धिमत्ता से उस भूत से छुटकारा मिल गया और उसका बेटा और बहू चंपा चैन से रहने लगे। धन्यवाद। किसी नगर में अमरनाथ नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत घमंडी था। हमेशा सोचता था कि वह अपने धन से किसी का भी करियर खरीद सकता है। एक दिन कुछ लोग उसे लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगने के लिए आए। सेठ ने उन्हें धुतकार दिया, तुम क्या मंदिर बनवाओगे? यह काम तो वही कर सकता है जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो। इस प्रकार वे बेचारे फटकार खाकर चले गए। उसी रात अमरनाथ ने सपना देखा। लक्ष्मी जी उसके पास खड़ी है, कह रही है, घमंडी राजा रावण का भी नहीं रहा तो भला तुम्हारा कैसे रहेगा? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी जी हंस पड़ी, मैं चंचल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सेठ का सपना टूट गया। सोचने लगा, लक्ष्मी जी को कैसे रोकूं? सवेरे उसने अपने मुनीम से सलाह करके अपनी करोड़ों की हीरे जवाहरात असरफिया लकड़ी के पलंग में भरवा दिया। फिर मन ही मन कहने लगा, अब देखता हूँ लक्ष्मी जी मेरे घर से कैसे जाती है। उसी रात सेठ को फिर सपने में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझ तुम संसार में कोई भी नहीं बांध सकता, तो तुम मुझे क्या बांधोगी? सेठ ने कहा, मगर तुम मेरे घर से चलकर जाओगी कहाँ? लक्ष्मी जी ने कहा, काशी में एक हलवाई के घर। सेठ का सपना टूट गया। वो उठकर लकड़ी के पलंग के पास गया तो देखा कि और मन ही मन मुस्कुराया। रोज रोज सवेरे उठकर लकड़ी के पलंग को देखता था। उसे सुरक्षित पाकर मन ही मन कहता, देखूं तो लक्ष्मी मेरे घर से काशी के हलवाई के घर किस तरह जाती है। बारिश के दिन से एक दिन पास की नदी में बाढ़ आई। पानी के सारे किनारे तोड़ डाले। नगर को अपने चपेट में लेकर सेठ के महल की ओर पानी भरने लगा। वे चिल्लाने लगा, मेरी महल को बचाओ, मेरी लकड़ी के पलंग को बचाओ, लकड़ी के पलंग में से मेरा सब कुछ है। संकट की घड़ी में कौन कौन उसकी सुनता है। सब अपनी अपनी की पड़ी थी। कुछ ही छोड़ों में सेठ का महल ढहकर पानी के साथ नदी में बह गया। लकड़ी भी पलंग में पानी में तैरने लगी। इसी तरह लकड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाकर सेठ तो बच गया, लेकिन फुट फुट कर रोने लगा। तभी उसमें उसे लक्ष्मी जी का वचन याद आया। वे काशी के हलवाई के पास जाएंगे। वह लकड़ी के पलंग के पीछे पीछे चल दिया। यह किसके यहाँ जाती है? सेठ लकड़ी की ओर देखते हुए नदी में चलता रहा। पलंग बहते बहते काशी तक पहुँचे थे कि किसी लकड़हारे ने उन्हें नदी से निकालकर बाजार में बेच दिया। उन पलंगों को लकड़ी के व्यापारी जीतमल ने खरीदा। अमरनाथ जीतमल की दुकान के सामने बैठकर सोचने लगा, यदि कुछ धन होता तो इन्हें मैं खरीद लेता। तभी भागमल नाम का एक व्यक्ति आया। जीतमल से बोला, मैं घर बनवा रहा हूँ, मुझे उसमें रखने के लिए सामान की आवश्यकता है। यह लकड़ी के पलंग मुझे मजबूत लगते हैं, बोलो कितने में बेचते हो? सेठ अमरनाथ में के देखते सारे पलंग भागमल ने खरीद लिया। बैलगाड़ी पर लादकर चलने लगा तो ये अमरनाथ उसके पास गया और बोला, क्या आप हलवाई हैं? वो बोला, हाँ, क्यों? अमरनाथ ने कहा, मैं आपका एक रहस्य बताना चाहता हूँ। लकड़ी के पलंगों में करोड़ों की संपत्ति भरी है। हलवाइयों को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, पर सेठ के बार बार कहने पर मान गया। वो अमरनाथ को साथ लेकर घर गया। लकड़ी के पलंग को काटा तो सचमुच में उसमें
बहुत से हीरे जवाहरात और अशरफ लेके निकले। भागमल ने अमरनाथ से पूछा, सच बताइए आप कौन है? अमरनाथ ने आपने उसे अपने सपने से लेकर भागमल द्वारा लकड़ी के पलंग तक की सारी कहानी सुना दी। फिर लंबी सांस लेकर बोला, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भागमल सेठ अमरनाथ को आदर के साथ अपने घर ठहराया, उसे भोजन कराया और अच्छी वस्त्र दिया। कई दिन बाद जब अमरनाथ जाने लगा तो भागमल ने उसे कुछ धन देना चाहा। अमरनाथ बोला, नहीं, जो धन मेरे घर पर लाख रुकने पर नहीं रुका उसे मैं अब नहीं लूंगा। मेहनत करके दोबारा कमा लूंगा। उसे रुकने को कहकर भागमल अंदर गया। उसने बेसन के 4 लड्डू बनाए, उनमें से 4 बहुमूल्य रत्न छिपाए। फिर वो लड्डू अमरनाथ को देते हुए कहा, यह मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बनाए हैं। अमरनाथ ने लड्डू को अपने झोले में रख लिया और वो काशी में नहीं रहना चाहता था। गंगा पार जाने के लिए घाट पर उतारने के लिए मल्लाह काफी पैसे मांग रहे थे। उसके पास पैसे तो नहीं थे। उसने मल्लाह से कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम चाहो तो पैसे के बदले प्रसिद्ध हलवाई भागमल के हाथ के लड्डू बने ले लेना। लड्डू देखकर मल्लाह मान गया। अमरनाथ को पार पहुंचा दिया। सिर्फ पैसे के बदले 4 लड्डू दे दिए। मल्लाह ने सोचा, इतने बढ़िया लड्डू देखकर बच्चे लड्डू की मांग करेंगे, क्यों नहीं बेचकर खाने का सामान खरीद लूं। बस उसने जाकर भागमल हलवाई के हाथों लड्डू बेच दिया। यह सब देखकर भागमल का मन तड़प उठा। वो ईमानदार था, भगवान से डरता था। उसने सोचा, जिसके घर के बल से पर मैं करोड़पति बना हूँ वो गली गली ठुकरे खाता है। यह ठीक नहीं है। मुझे सेठ अमरनाथ को ढूंढना ही होगा। बस उसी समय वो घाट पर पहुंचा। गंगा पार मछुआरों का गांव था। वहां पहुंचकर वो मछुआरों से अमरनाथ के बारे में पोस्टर लगाकर दिया। कुछ ही देर में अमरनाथ उसे देख लिया। वो पहचान लिया और बोले, कहाँ जा रहे हैं? वो एक काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे देखते ही भागमल ने कहा, ठहरिए सेठ जी, लक्ष्मी चंचल होती है, मनुष्य का साथ छोड़ सकती है, मगर मनुष्यता तो चंचल में ही होती है। मनुष्य का साथ कैसे छोड़ देगी? आप मेरे साथ चलिए। मगर सेठ अमरनाथ की आंखों में आंसू भरकर कहना चाहा। भागमल ने बीच में ही कहा, आप मेरे मुनीम हुए। धन बेशक मेरा हो गया, किंतु उसका हिसाब किताब आप ही रखेंगे। सुनते ही सेठ अमरनाथ फुट फुट कर रोने लगा। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका था। सेठ अमरनाथ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो भागमल के यहाँ नौकरी करके सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।